हम लोग बेटा केमिस्ट्री क्लास 12th के तीसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। एनसीईआरटी के फर्स्ट पार्ट का तीसरा चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। बेटा इस चैप्टर को पढ़ेंगे, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, या नीट जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बोर्ड में बेटा इसमें एक डेरिवेशन पूछा जाता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन पूछी जाती है और इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देख बेटा, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था थर्मोकेमिस्ट्री। याद करो 11th के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स नाम का एक चैप्टर पढ़ा था। उसी के लास्ट में बेटा थर्मोकेमिस्ट्री ऐड हो गई थी। और थर्मोकेमिस्ट्री में हम लोग ये पढ़ते हैं कि रिएक्शन किस तरीके की होती है, लेकिन वहां पे हमें इस चीज ये नहीं पता चलता है कि रिएक्शन कितनी तेज हो रही है या रिएक्शन कितनी स्लो हो रही है। इसके बारे में हमें नहीं पता चलता, यानी कहीं ना कहीं रिएक्शन की स्पीड हम नहीं मेजर कर पाते हैं उस चैप्टर में, यानी थर्मोकेमिस्ट्री में। अब हम लोग इस चैप्टर में केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग ये मेजर करेंगे कि कोई रिएक्शन हो कैसे रही है, उसकी मैकेनिज्म क्या है, रिएक्शन के होने की मैकेनिज्म क्या है, वो किस किस पाथ को कवर कर रही है, किस पाथ से रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज तो बेटा याद करो, फिजिक्स में आपने काइनेमेटिक्स नाम का एक चैप्टर पढ़ा था। काइनेमेटिक्स का कहीं ना कहीं मतलब हुआ करता था बेटा मोशन से, यानी वो मूव करता है, कोई पार्टिकल मूव करता है, कुछ इस जैसा ही हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। यानी कोई एक केमिकल रिएक्शन हो रही होगी तो हम लोग ये देखेंगे कि इस केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट बन कैसे रहा है। हो सकता है कुछ रिएक्शन ऐसी हो हमारे पास जिसमें प्रोडक्ट बेटा धीरे धीरे बने, हो सकता है कि कुछ रिएक्शंस ऐसी आ जाए हमारे पास जिसमें प्रोडक्ट थोड़ा जल्दी जल्दी बन जाए। तो ये प्रोडक्ट धीरे बन रहा है या प्रोडक्ट फास्ट बन रहा है, ये चीज हम पढ़ेंगे कहाँ, केमिकल काइनेटिक्स में। यानी हम कह सकते हैं बेटा कि इट डील्स द rate of reaction, it deals the rate of reaction and their rate laws, molecularity of reaction, रिएक्शन। यानी केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग किसी भी रिएक्शन के रेट को फाइंड करेंगे, किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी फाइंड करेंगे, किसी भी रिएक्शन की रेट लॉस को फाइंड करेंगे, और हम ये देखेंगे कि वो रिएक्शन किन किन पाथ को कवर करती है, यानी उस रिएक्शन की मैकेनिज्म कैसे चल रही होती है। तो बेटा बात करें ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, इस रेट ऑफ रिएक्शन के बेस पर हम लोग केमिकल काइनेटिक्स को हम लोग केमिकल रिएक्शन को बेटा कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, chemical reaction can be classified into 3 parts। सबसे पहला पार्ट जो आता है बेटा उसे हम लोग कहते हैं फास्ट रिएक्शन। उसे किस नाम से पुकारते बेटा, फास्ट रिएक्शन, या हम लोग इसी को कहा करते हैं बेटा इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। इसी को किस नाम से पुकारा जाता है, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, या कभी कभी बेटा हम लोग इसी को कह देते हैं आयोनिक रिएक्शन। किस नाम से पुकारते हैं, आयोनिक रिएक्शन। यानी ऐसी रिएक्शन जो बहुत तेजी से हो रही होगी उसे हम कहेंगे फास्ट रिएक्शन। यानी कि बेटा ऐसी रिएक्शन जिसे हम मेजर ही ना कर पाए कि रिएक्शन कब हो गई, उसी को कहेंगे हम लोग फास्ट रिएक्शन। जो दूसरा पार्ट इसका होता बेटा वो उसे हम लोग कहते हैं वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी
स्लो रिएक्शन, यानी कि इसका जो दूसरा पार्ट है उसे हम लोग कहते हैं वेरी स्लो रिएक्शन, और इसका जो तीसरा पार्ट है बेटा उसे हम लोग कहते हैं स्लो रिएक्शन, स्लो रिएक्शन, या इसी को कभी कभी हम लोग कहा करते हैं मॉडरेट रेट रिएक्शन। इसी को क्या बोला जाता है बेटा? मॉडरेट रेट रिएक्शन। तो ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन केमिकल रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। सबसे पहला पार्ट होता है बेटा फास्ट रिएक्शन, दूसरा होता है वेरी स्लो रिएक्शन, और तीसरा हम लोग पढ़ते हैं स्लो रिएक्शन, या इसी को कभी कभी हम लोग कहा करते हैं मॉडरेट रेट रिएक्शन। आइए जरा बात कर लेते हैं कि फास्ट रिएक्शन होती क्या है। तो कहते हैं बेटा कि द रिएक्शन विच completed in 10 to the power minus 14 to 10 to the power minus 16 सेकेंड। अब देख बेटा सेकंड का कितना फ्रैक्शन है, 10 की पावर माइनस 14 टू 10 की पावर माइनस 16, मतलब आप अपनी पलक को एक बार झपकाएंगे तो ये रिएक्शन करोड़ों बार हो जाएगी बच्चा, इतनी फास्ट रिएक्शन होती है। या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बहुत शॉर्ट टाइम में हो जाए, बहुत कम समय में प्रोडक्ट बन जाए, ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहा करते हैं बेटा? फास्ट रिएक्शन। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग पढ़ते बेटा, एग्जाम्पल में हमने लिया हमारे पास एक रिएक्शन है NaCl, और हमने इसकी रिएक्शन करा दी बेटा AgCl से, सॉरी AgNO3 से। हमने NaCl की रिएक्शन कराई AgNO3 से। तुम्हें पता है बेटा कि सोडियम की रिएक्टिविटी सिल्वर से ज्यादा है, रिएक्टिविटी सीरीज में आपने पढ़ा होगा। तुरंत सोडियम क्या करेगा बेटा? यहाँ से सिल्वर को डिस्प्लेस करेगा और सोडियम खुद वहां जुड़ गया, NaNO3 बन जाएगा, NaNO3, और साथ ही साथ AgCl प्रेसिपिटेटेड हो जाएगी। यानी ये रिएक्शन बेटा इतनी तेज होती है कि आप जैसे ही इन दोनों को मिलाएंगे तुरंत प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी इस रिएक्शन को आप मेजर ही नहीं कर पाएंगे कि ये रिएक्शन कितनी फास्ट होती है। देख बेटा रिएक्शन की स्पीड को मेजर करने के लिए एक बड़ा प्यारा सा यंत्र होता है जिसे हम लोग कहते हैं डायलेटोमीटर। जैसे आपने बाइक चलाया होगा या कार चलाते होंगे बेटा, तो उसमें देखो एक मीटर लगा होता है जिसे कहते हैं स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या है? स्पीडोमीटर किसी बाइक का या किसी कार की स्पीड को मेजर करता है, उसे कहते हैं स्पीडोमीटर। अब सोच बेटा जरा, इसी स्पीडोमीटर को अगर हम किसी सुपरसोनिक जेट में लगा दे बच्चा, अगर इस स्पीडोमीटर को सुपरसोनिक जेट में लगा दे तो क्या ये स्पीडोमीटर सुपरसोनिक जेट के स्पीड को मेजर कर पाएगा? नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड ही बेटा 200-250 किलोमीटर पर आवर की, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकती है। और सुपरसोनिक जेट कैसे चल रहे हैं? 2200 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहे हैं, 2300-2500 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहे हैं। यानी कि ये स्पीडोमीटर जेट की स्पीड को मेजर नहीं कर सकता। ठीक उसी तरीके से रिएक्शन की स्पीड को मेजर करने के लिए जो यंत्र बनाया गया है उसे हम लोग कहते हैं बेटा डायलेटोमीटर। डायलेटोमीटर कंसंट्रेशन मेजर करने का एक यंत्र होता है। इससे हम लोग कंसंट्रेशन मेजर करते हैं कि किसी भी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितनी तेजी से घट रहा है या किसी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितनी तेजी से बढ़ रहा है। इसको नापने के लिए जो यंत्र बनाया गया, जो मशीन बनाई गई, जो डिवाइस बनाई गई, उसे हम लोग कहते हैं बच्चा डायलेटोमीटर। यानी अगर हम लोग फास्ट रिएक्शन में डायलेटोमीटर को अप्लाई करते हैं तो डायलेटोमीटर को पता ही नहीं चलता है कि ये रिएक्शन कब कंप्लीट हो गई। जरा सोच के देख, सेकंड के कितने फ्रैक्शन पर है? 10 to the power minus 14 to 10 to the power minus 16। यानी एक बार हम पलक अपनी आंख की पलकों को झपका दें तो ये रिएक्शन करोड़ों बार कंप्लीट हो जाएगी बेटा। यही वजह है कि डायलेटोमीटर
इस रिएक्शन की स्पीड को मेजर नहीं कर पाता है, मतलब फास्ट रिएक्शन की रेट डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो ये रिएक्शन हमारी केमिकल काइनेटिक्स के लिए किसी काम की नहीं है। हम अपनी केमिकल काइनेटिक्स में उसी रिएक्शन को पढ़ेंगे जिसकी रेट को हम मेजर कर ले जाएं, या डायलेटोमीटर जिसकी रेट फाइंड कर ले जाए, उसी रिएक्शन को हम लोग पढ़ते हैं। तो फास्ट रिएक्शन क्या है बेटा, जिसमें प्रोडक्ट बहुत जल्दी बन जाए उसे कहते हैं फास्ट रिएक्शन। या हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसी रिएक्शन जो 10 टू द पावर -14 टू 10 टू द पावर -16 सेकंड में कंप्लीट हो जाए, इसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहा करते हैं, फास्ट रिएक्शन। आज बेटा जरा मिल लेते हैं वेरी स्लो रिएक्शन से। पहली चीज तो ये जान लेना बेटा कि ये मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, इट इज अ मॉलिक्यूलर रिएक्शन। मॉलिक्यूलर रिएक्शन यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में रिएक्शन होता है बेटा, यहाँ कभी आयन नहीं हो सकता, मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है। जैसे हमने किया क्या बेटा, हाइड्रोजन को लिया और हमने इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से करा दी बेटा। हाइड्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराएंगे तो इनके रिएक्शन से क्या बन जाता है, H2O। बात समझ गए। जैसे मान लो हमने एक डिब्बे में हाइड्रोजन को बंद कर दिया, ये पार्टिकल हाइड्रोजन के हैं, ये डिब्बे में हमने हाइड्रोजन को बंद किया बेटा, इसमें हमने ऑक्सीजन को भी बंद कर दिया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के पार्टिकल्स को हमने एक डिब्बे में बंद करके ताला लगा के बेटा चाबी कहीं पे फेंक दिया। अब 2 महीने बाद हमको पता चला कि डिब्बे में हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बंद कर रखा है, जरा देख लेते हैं वो बेचारे किस कंडीशन में है। तो सोच बेटा जैसे ही हम डिब्बा खोलेंगे बाढ़ आएगी लंबी चौड़ी, हाँ ऐसा कुछ हो सकता है, नहीं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइंड नहीं करेगी। सोचो 2-2.5 महीने बीत चुके हैं, अभी तक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइंड ही नहीं हुई है। इसका मतलब ये रिएक्शन ऐसी है जो कि वेरी स्लो रिएक्शन होती है, इनके होने में कुछ भी समय लग सकता, 2 महीने, 4 महीने, 10 महीने, 1 साल, 2 साल, कुछ भी समय लग सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बहुत लंबे समय के बाद होता है, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं बेटा, वेरी स्लो रिएक्शन। अब जरा सोचो, लिए डायलेटोमीटर, बैठे बेटा वेरी स्लो रिएक्शन करा रहे हैं, डायलेटोमीटर अप्लाई करके बैठ के देख रहे हैं, 6 कप चाय पी चुके हैं, डायलेटोमीटर में अभी तक सुई आगे ही नहीं बढ़ रही है। अब समस्या इस बात की है कि डायलेटोमीटर या तो इसकी रेट को मेजर ही नहीं कर पा रहा है, या तो रिएक्शन ही नहीं हो रही है। तो होता क्या है कि ये रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होती है, डायलेटोमीटर इसकी स्पीड को मेजर नहीं कर पाता। जैसे मान लीजिए हमने आपको स्पीडोमीटर दिया, हमने आपसे कहा भैया रोड के किनारे खड़े हो जाइए, आपके सामने से बेटा कार गुजर जाएगी, आप देख के बता देंगे स्पीडोमीटर में सर इसकी स्पीड इतनी है। आपके सामने से कोई बच्चा बाइक लेके गुजर गया बेटा, तो आप कहेंगे सर इस बाइक की स्पीड इतनी है। अब हम आपसे कहें बेटा आपके पैर के पास से एक चींटी गुजर रही, जरा उसकी स्पीड नाप के बताओ स्पीडोमीटर से। तो सोच जरा क्या स्पीडोमीटर चींटी की स्पीड को नाप सकता है? नहीं नाप सकता। बस वही चीज है कि ये रिएक्शन इतनी स्लो होती है कि डायलेटोमीटर को पता ही नहीं चलता कि रिएक्शन हो भी रही है या रिएक्शन नहीं हो रही है। इसका मतलब इस रिएक्शन की रेट हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो हमारी केमिकल काइनेटिक्स में बेटा ये रिएक्शन किसी काम की नहीं है, यानी केमिकल काइनेटिक्स में हम इस रिएक्शन को नहीं पढ़ेंगे। एक बार आपको फिर से समझा देते हैं केमिकल काइनेटिक्स क्या है बच्चा। केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री का वह पार्ट है, वह ब्रांच है जिसमें हम लोग किसी भी रिएक्शन की रेट को फाइंड करते हैं बेटा, उसके रेट लॉज को फाइंड करते हैं, उसकी मॉलिक्यूलरिटी बताते हैं, और रेट ऑफ रिएक्शन के बेस पर किसी भी रिएक्शन को 3 तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है, फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन एंड स्लो रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन जिसकी स्पीड हम मेजर नहीं कर पाते उसे फास्ट रिएक्शन कहते हैं, इसे हम केमिकल काइनेटिक्स में नहीं पढ़ेंगे। वेरी स्लो रिएक्शन जिसकी स्पीड को हम मेजर ही नहीं कर पाए, यानी इतनी स्लो होती है कि पता ही नहीं चलता कि रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, यानी इस रिएक्शन को भी हम नहीं पढ़ेंगे अपनी केमिकल काइनेटिक्स में। अब बात आती है कि सर ये स्लो रिएक्शन क्या है या मॉडरेट रेट रिएक्शन क्या है, जरा इनके बारे में समझ लेते हैं। तो बेटा स्लो रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है
जो फास्ट से थोड़ी सी स्लो होती है, फास्ट रिएक्शन से स्लो होती है और वेरी स्लो रिएक्शन से फास्ट होती है। ऐसी रिएक्शन जो फास्ट रिएक्शन से स्लो हो और वेरी स्लो रिएक्शन से फास्ट हो, हम ऐसी रिएक्शन को कहते हैं बेटा स्लो रिएक्शन या मॉडरेट रेट रिएक्शन। जैसे मान लो हमारे पास एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, हमने बेटा हाइड्रोजन की रिएक्शन आयोडीन से करा दी, तो हमें पता है कि हाइड्रोजन जब आयोडीन से कंबाइंड करेगी तो 2 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाएगा बच्चा, हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगी। अब देखो ये रिएक्शन चल रही है, वास्तव में ये भी रिएक्शन कैसी है, मॉलिक्यूलर रिएक्शन, इट इज अ मॉलिक्यूलर रिएक्शन। स्लो रिएक्शन भी कैसी होती है, मॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब आप कहोगे सर वेरी स्लो रिएक्शन भी तो मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, फिर दोनों में अंतर क्या है? तो अंतर ये बेटा वेरी स्लो रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होती है, वो रिएक्शन होती ही नहीं है इतनी आसानी से, लेकिन यहाँ रिएक्शन हो रही है, इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, स्लो रिएक्शन या मॉडरेट रेट रिएक्शन। क्या इतनी बातें समझ में आती बेटा? इतनी बातों को नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन देखो मैं समझा रहा हूं एक एग्जांपल लेके, हालांकि ऐसा होता नहीं है, यूजुअली ऐसा नहीं होता है, लेकिन मैं समझा रहा हूं आपकी समझ में आ जाए अच्छे से। बेटा एक रिएक्शन है A इज इक्वल्स टू P, इस A को हम लोग कहते हैं बेटा रिएक्टेंट, इस A को क्या बोला जाता है, रिएक्टेंट, और P को अपन कहते हैं प्रोडक्ट। मान लो कि किसी टाइम t इज इक्वल्स टू 0 मिनट में, बेटा इसी को हम कहते हैं इनिशियल कंडीशन, इसी को क्या बोला जाता है, इनिशियल कंडीशन। जब टाइम 0 है तो हमने मान लिया कि A, कैपिटल A यानी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना मोल है बेटा, 10 मोल है। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना मोल है, 10 मोल है। तो टाइम 0 है, मतलब अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 0 मोल, यानी कुछ बनेगा कि प्रोडक्ट बना ही नहीं है तो कंसंट्रेशन आने का तो कोई चांस ही नहीं होता है। यानी किसी टाइम t इज इक्वल टू 0 यानी इनिशियल कंडीशन पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 10 मोल था बेटा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना हो गया, 0, क्योंकि तुम्हें पता है कि प्रोडक्ट कहां से बनेगा, रिएक्टेंट से, और रिएक्टेंट कितना लिया गया, 10 मोल। टाइम जो है इनिशियल कंडीशन पर है और इनिशियल है, टाइम 0 है बेटा, यानी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तो प्रोडक्ट बनेगा नहीं, प्रोडक्ट बनेगा नहीं तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बोलो क्या इतनी बातें समझ में आती बच्चा? फिर आगे बढ़ते हैं। मान लो किसी टाइम t इज इक्वल्स टू 1 मिनट में, हमने देखा कि रिएक्शन जब 1 मिनट बीत गई तो 1 मिनट बीतने के बाद बेटा 2 मोल प्रोडक्ट बना। कितना मोल बन गया, 2 मोल। अब देखो बनेगा कितने में से, 10 में से, 10 से ज्यादा हमारे पास नहीं बेटा, रिएक्टेंट ही 10 मोल है, तो जब प्रोडक्ट बनेगा तो कितने मोल में से बनेगा, 10 मोल में से, और 10 मोल में से 2 मोल प्रोडक्ट बन चुका है, तो कितना बचा बच्चा, 8 मोल बच गया। क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं बेटा? 8 मोल बना। अब मान लेते हैं कि किसी टाइम t इज इक्वल्स टू 2 मिनट में, जब 2 मिनट बीता तो ये बेटा 3 मोल और बना, 2 पहले से बना हुआ है, 3 मोल और बना, तो टोटल कितना हो गया, 5 मोल। अब ये कितना बचा बेटा, 5 मोल। बोलो सहमत हो यहां तक? अब हम कहें कि t इज इक्वल्स टू 3 मिनट में, t इज इक्वल्स टू 3 मिनट में ये 2 मोल और बना, सॉरी 3 मोल और बना, तो कितना हो गया बेटा, 8 मोल। कितना हो गया, 8 मोल। ये कितना बचा बच्चा, 2 मोल बचा। अब हम कहें किसी टाइम t इज इक्वल्स, जब चौथा मिनट बीत गया तो चौथा मिनट में हमने देखा कि ये पूरा का पूरा 10 मोल हो गया, जो कि ऐसा होगा नहीं बेटा, अभी आगे बताएंगे कैसे नहीं होता, क्यों नहीं होता है। मान लो सपोज करो, यहाँ मानने में क्या जाता है, टैक्स तो लगना नहीं है, तो 10 मोल में ये 10 मोल पूरा बन गया बेटा, तो ये कितना मोल बचेगा, 0 मोल बच गया। क्या इतनी बातें समझ में आती बच्चा? देखो टाइम 0 था, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 10 मोल था, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन 0 मोल था। 1 मिनट जब बीत गया यानी रिएक्शन शुरू हो गई, स्टार्ट हो गई रिएक्शन,
तो 10 मोल में से 2 मोल निकल गए, यानी 2 मोल प्रोडक्ट बन गया, तो रिएक्टेंट कितना बच गया 8 मोल। फिर बेटा 3 मोल प्रोडक्ट बना, तो 2 ऑलरेडी बन चुका था, 3 मोल और बना, तो टोटल कितना हुआ 5 मोल, तो रिएक्टेंट कितना बचा 5 मोल। फिर 3 मोल बना, तो टोटल हुआ बेटा 8 मोल, रिएक्टेंट कितना बचा बच्चा 2 मोल, यानी 2 मोल बच गया। अगर ये पूरा का पूरा 10 मोल कंप्लीटली प्रोडक्ट बन गया, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा बेटा 0 मोल हो जाएगा। बोलो क्या इतनी बातें समझ में आती हैं? जरा देख कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है, अप टू डाउन अगर हम चले, तो टाइम क्या हो रहा है बेटा इंक्रीज हो रहा है। टाइम के इंक्रीज होने पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट रहा है। पहले 10 मोल था, फिर 8 मोल हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 2 हुआ और लास्ट में जाके 0 हो गया, जो कि होगा नहीं। क्यों नहीं होगा आगे रिएक्शन में बताएंगे, ये हम समझाने के लिए आपको लिए हैं। तो 10 मोल से 0 हो गया बेटा और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट रहा है। लेकिन जरा ध्यान दो, टाइम के साथ साथ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। इसी को हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कितने समय में किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में कितनी चेंजिंग आई है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। यानी कहा जा सकता है टोटल चेंज in concentration of reactant and product with respect to time is called rate of reaction। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है बेटा कि टाइम के रिस्पेक्ट में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में जो चेंजिंग आई है। देखो 0 मोल पे रिएक्टेंट कितना था बेटा 0 टाइम में रिएक्टेंट कितना था 10 मोल। फिर जब 1 मिनट बीत गया तो कितना बचा 8 मोल, यानी दोनों में से चेंजिंग कितने की आई 2 मोल की। तो टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन कितना हुआ 2 मोल हुआ। किस टाइम में 1 मिनट में। यानी टाइम के रिस्पेक्ट में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में जितनी चेंजिंग आती है, इसी चेंज को हम लोग क्या कहते हैं बेटा रेट ऑफ रिएक्शन। इसको एक चीज से और समझ सकते हैं, जैसे मान लो तुम्हारे घर से तुम्हारा स्कूल 10 किलोमीटर दूर है और तुम उठाए साइकिल बेटा एकदम बहुत तेजी से साइकिल चलाते हुए जा रहे हो और 10 मिनट में सपोज करो स्कूल पहुंच गए तुम, तो तुम्हारे चलने की रेट क्या हुई 1 मिनट पर किलोमीटर। यानी 1 किलोमीटर तुम कैसे गए हो 1 मिनट में गए हो। तो ये तुम्हारी क्या हो गई स्पीड हुई, स्पीड की रेट हुई। यानी कितने में कितना आप चल रहे हैं, यानी कितने समय में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में कितनी चेंजिंग आ रही है, इसी को हम क्या कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। और इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा यहां मैं लिख दे रहा हूं रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर। इसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से। फॉर्मूला लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं बेटा R इज इक्वल्स टू, देखो C को कहते हैं कंसंट्रेशन और मुझे चेंज लेना है, यानी हम कह सकते हैं डेल C अपॉन डेल T, डेल C अपॉन डेल T। कोई आपसे पूछे कि डेल C क्या है तो आप बताना बेटा चेंज इन कंसंट्रेशन। कोई पूछे आपसे कि डेल T क्या है तो बता देना बेटा चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। अब देखना जरा ध्यान से, डेल सी और डेल टी को हम और क्या लिख सकते हैं बेटा आर इज इक्वल्स टू C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। इसे हम लोग लिख सकते हैं C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। अगर आपको इक्विलिब्रियम याद हो बेटा तो हम लोग कहते थे कि किसी भी रिएक्शन की रेट डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी ए पर। तो एक फॉर्मूला इसका ये भी बन जाएगा, यहां से प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएं तो R इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए, मतलब रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर। क्या इतनी बातें समझ में आती बच्चा?
आइए जरा इसकी यूनिट के बारे में बात कर लें कि इसकी यूनिट क्या हो सकती है सर। आइए जरा देखते हैं बच्चा, खेलते हैं कुछ इसके साथ। यहाँ देखो ऊपर क्या है, कंसंट्रेशन, नीचे क्या है बेटा, टाइम। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है लल्ला, मोल पर लीटर। क्या होती है, मोल पर लीटर। और नीचे क्या है बेटा, टाइम, तो ये हो गया मोल पर लीटर पर टाइम पर सेकंड कर देते। टाइम की यूनिट क्या होती है बच्चा, सेकंड। तो हो गया यूनिट क्या हो गई, मोल पर लीटर पर सेकंड। क्या इतनी बातें समझ में आती बच्चा? जरा इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग शुरू करते बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कैसे हम कर सकते हैं, इसका ग्राफ कैसे बना सकते हैं। तो आजा बेटा एक बार फिर से समझाता हूं। देखो एक रिएक्टेंट ए है, ये प्रोडक्ट पी में कन्वर्ट हुआ, ये 10 मोल था बेटा इनिशियल में, तो ये 0 हुआ। किसी टाइम t इक्वल्स टू 1 मिनट में ये 2 मोल आया, तो ये 8 मोल यानी 8 मोल बचा। ये 5 हुआ बेटा, तो ये भी 5 हुआ। ये 8 हुआ, तो यहाँ पे 2 मोल। और अगर ये कंप्लीटली 10 हुआ तो ये क्या हो जाएगा, 0। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा बेटा ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता जाएगा, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। ये इनिशियल टाइम यानी t इक्वल्स टू 0 मिनट ले लेते हैं, यहाँ पे बेटा t इक्वल्स टू 1 मिनट, यहाँ t इक्वल्स टू 2 मिनट, यहाँ t इक्वल्स टू 3 मिनट, यहाँ t इक्वल्स टू 4 मिनट ले लेते हैं। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटेगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। बस इसी बात को ध्यान में रखना, तुम्हारा ग्राफ बन जाएगा। जैसे ग्राफ हम जब भी बनाते बेटा तो 2 यूनिट्स, देखो हम जो बता रहे हैं इस चीज को ध्यान दिए रहना, चाहे फिजिक्स का ग्राफ हो या केमिस्ट्री का ग्राफ हो या मैथ का ग्राफ हो, सबका ग्राफ बन जाएगा। कैसे बनेगा, देखो जिन 2 यूनिट्स में ग्राफ दिया गया हो उससे रिलेटेड तीसरी यूनिट को ध्यान में रखे रहना, ग्राफ अपने आप बन जाएगा, बनाने की जरूरत नहीं, खुद कहेगा कि हम कहां से जाएंगे। देखिए हमने लिया बेटा कंसंट्रेशन और टाइम, हम ग्राफ बनाना चाह रहे हैं किसके बीच, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच ग्राफ बनाने जा रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि कंसंट्रेशन और टाइम के बीच ग्राफ बनाए, तो इसकी तीसरी यूनिट क्या है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन। हमको पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, तो हम कंसंट्रेशन और टाइम के बीच ग्राफ बना रहे हैं। अगर टाइम बढ़ा देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन घट जाएगी, टाइम घटा देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। तो जरा देखेंगे कैसे कर सकते हैं इसको। तो देख जरा ध्यान से, टाइम 0 है, टाइम कितना बेटा, 0। टाइम 0 है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना लिया गया है, 10 मोल। टाइम 0 यानी इनिशियल पोजीशन पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना है, 10 मोल। तो देखो ये वाली लाइन कंसंट्रेशन की है और ये वाली लाइन टाइम की है बेटा। टाइम को 0 करो यानी ओरिजिन पोजीशन पर, टाइम को मैंने 0 किया। जब टाइम 0 था तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 10 मोल था, यानी रिएक्टेंट कुछ बेटा यहां रहा होगा 10 मोल पर। बोलो बात समझ में आया। और जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे हम 0 से आगे बढ़ रहे हैं इस लाइन पर, वैसे वैसे इसका कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, घट रहा है। तो हम कंसंट्रेशन को घटा देते बेटा, ये रहा, ये लो कंसंट्रेशन घट गया। अभी आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा सर ये ग्राफ कर्व में क्यों हुआ, तो उसके पीछे भी एक वजह है बेटा, बताएंगे ग्राफ कर्व में क्यों आया। देखो यहां से हमने लिया और इसका कंसंट्रेशन धीरे धीरे घटाते गए, ये हमने घटा दिया बेटा। अब देखो जब टाइम 0 था तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना है बताओ, 0 है, यानी ग्राफ कहां से शुरू होगा, 0 से। और जैसे जैसे टाइम बढ़ा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो ग्राफ उठा देते बेटा, ये रहा, कुछ ऐसा ग्राफ बन गया। अब कोई पूछे कि ये ग्राफ है किसका, तो बताना ये जो ग्राफ है ये प्रोडक्ट का है और ये जो ग्राफ है ये रिएक्टेंट का है। बोलो क्लियर हो गई बातें बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जरा देखना ध्यान से, इसका कंसंट्रेशन धीरे धीरे घटा। अब कहेंगे सर दिख नहीं रहा, दिखाइए जरा, दिखा देते बेटा। देखो ये कोई टाइम t1 ले लेते हैं, यहाँ पे t1 टाइम ले लेते हैं, जरा इसको ऐसे मिलाएगा बेटा,
ये मिल गया, इसको ऐसे मिला लो, ये वाला कंसंट्रेशन कितना हो गया C1। टाइम को बढ़ा दीजिए, टाइम को मैंने यहाँ ले लिया बेटा, ये T2 टाइम ले लिया, जरा इसको कंसंट्रेशन से मिलाओ तो यहाँ मिल गया, ये कितना हो गया C2 हो गया। बोलो क्लियर है बात यहाँ तक। देखो जैसे ही टाइम बढ़ा कंसंट्रेशन घट गया बेटा, नीचे आया ग्राफ, ऊपर से नीचे आया, टाइम बढ़ा कंसंट्रेशन घटा। बोल क्या इतनी बातें समझ में आती बच्चा? इतनी चीजों को नोट करो, पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।